सलाम थी और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन अकरम मुझे कहते हैं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी पेपर होते हैं मैं तमाम के पास पेपर्स करा रहा हूँ, और उसके अलावा जो MCQs बेस्ड जितने पेपर हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए मटेरियल फ़राहम कर रहा हूँ, जैसा कि वन लाइनर या MCQs दे रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट के 5 से 10,000। यानी अगर पाक स्टडी है तो उसका 5 से 10,000 वगैरह वगैरह, इस्लामियात के 5 से 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मैसेज कर रहे थे कि लैट के पास पेपर कवर करा दें, चूँकि मामलात होते हैं तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से स्क्रीन के अंदर जितना भी ओरिजिनल जो लैट के पेपर्स होंगे मैं वहाँ से कवर कराऊँगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। पेपर जो आएगा वो पेजेस पे आएगा, बट मुझे चूँकि इसको सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है, सो वी वुड कवर इट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। खैर दोस्तों, ये लॉ के लिए जो लोग लॉ करना चाहते हैं, LLB पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं, कानून के तालिबे इल्म बनना चाहते हैं, उनके लिए HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने लैट को इंट्रोड्यूस कराया था। और जो बंदा भी लैट का पेपर पास करेगा सिर्फ वही बंदा एलिजिबल होगा कि वो बंदा लॉ में इनरोलमेंट हासिल कर सकेगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान होता है, सिर्फ चीज़ें समझनी हैं और ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों 24 नवंबर 2024 को ये पेपर हुआ था लैट का। दोस्तों अगर टेबल कंटेंट की बात करें तो इसके 2 पार्ट थे। पहला था MCQs वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश के 20 मार्क्स, इंग्लिश से रिलेटेड 20 मार्क्स का पूछा गया था, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, पाक स्टडीज़ 20 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़ 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 5 मार्क्स और उर्दू के 10 मार्क्स से पेपर लिया गया था। दूसरा पार्ट जो था वो इसका 40 नंबरों का था। पहला पार्ट 60 नंबरों का था, दूसरा पार्ट इसका 40 नंबरों का था, जिसके अंदर आपको जो है वो सब्जेक्टिव लिखना था, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इन तमाम तर ये जो सब्जेक्ट हैं ना, इनके मैंने वन लाइनर कवर कराए हुए हैं जो कि आपके MCQs की तैयारी के लिए अहम है। जैसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ के तो 10,000 करा दिए हैं मैंने, इस्लामियात के 10,000 हो गए, मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, और उर्दू के भी वन लाइनर मैंने इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट में कवर करा दिए हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप आराम से लैट हो या कोई भी पाकिस्तान का पेपर हो, PPSC से लेके CSS तक जितना भी जो होगा आपका सिलेबस वो मैं इस पे डाल दूंगा यूट्यूब पे, चैनल पे। आप लोग इंशाल्लाह काफ़ी कोशिश करूंगा हो भी जो है वो मैयारी हो। खैर इसके 2 पार्ट थे दोस्तों। पहला तो MCQs बेस्ड था और दूसरा था सब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें से आपको 3 ऐसे दिए हुए थे, जिसके अंदर से आपको एक ऐसे करना था इंग्लिश में या उर्दू में, ठीक है। और इसके 15 मार्क्स थे ऐसे राइटिंग के। और दूसरा इसमें अहम बात ये थी कि आपको 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी थी इंग्लिश या उर्दू के अंदर, ठीक है। तो ये था कंटेंट। कोशिश करता हूँ मैं आपको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को कवर करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन था दोस्तों वो पाक स्टडीज से मुताल्लिक MCQs पूछे गए थे। सबसे पहला MCQs था, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। इस्लाम का दरवाज़ा किस सूबे को कहते हैं? तो इसका जवाब है सिंध, क्योंकि 712 के अंदर यही वो दरवाज़ा था जिससे मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम को लेके आया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दूसरा सवाल था दोस्तों, उस पैक्ट का नाम बताएं। नेम द पैक्ट इन विच द मुस्लिम्स एंड हिंदूज, जिसमें मुसलमान और हिंदू मुत्तफिक हो गए थे कि अलग अलग इंतखाबात कराए जा सकते हैं, मतलब दोनों ही मुत्तफिक हो गए थे। वो था लखनऊ पैक्ट। कब हुआ था लखनऊ पैक्ट? 1916 के अंदर। यही वो वक्त था जब सिरोजी नीदू ने कायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा था। ये भी आमतौर पे पूछ लिया जाता है कि कब बोला गया था इन्हें कि जो जिना थे उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। तो वो 1916 के अंदर जब ये पैक्ट आया था तब कहा गया था, और कहा किसने था? सिरोजी नीदू ने बोला था। दोस्तों अगला सवाल है कि किसने प्रेजेंट की थी लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन? कब हुई थी ये? ऑन 23 मार्च 1940 के अंदर किसने लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी, पेश की थी? वो थे AK फजलुल हक। और किस जुबान में पेश की गई थी? ये अंग्रेजी में पेश की गई थी, बाद में इसका उर्दू ट्रांसलेशन हुआ था दोस्तों। अगला सवाल है, हु ओवरथ्रू नवाज शरीफ गवर्नमेंट? किसने नवाज शरीफ की सरकार को, किसने नवाज शरीफ की हुकूमत को 1999 के अंदर, 1999 के अंदर
बरतरफ किया था। तो वो कौन थे मौसूफ? वो थे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। अगला सवाल था दोस्तों कि विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो ये है मारखोर। ठीक है, ओके। पाकिस्तान के अंदर जो रहमान बाबा थे वो किस जुबान के शायर थे? ठीक है, किस जुबान के पोइट थे? ही वॉज अ पोइट ऑफ पश्तो लैंग्वेज। विच सिटी इन पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स? तो सियालकोट स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मशहूर है। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स गुड्स सियालकोट के अंदर ही बनती हैं। द हिस्टोरिकल, ये जो यादगार या माजी से मुताल्लिक रानीकोट फोर्ट है, ये सिंध के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है दोस्तों जामशोरों के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों कि किसने तबाह किए थे सोमनाथ के मंदिर? सोमनाथ, हु डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल? ये महमूद गजनी थे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो कौन था जिसने सबसे पहले नोबेल प्राइज जीता था? पाकिस्तानी वो कौन था? ही वॉज डॉक्टर अब्दुल सलाम, वेरी ऑनरेबल पर्सन। इनको मजहबी बुनियादों पे पाकिस्तान से निकाल दिया गया था जलीलो खार करके। एंड दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। हर वो बंदा जो साहिब शऊर है उसको ये समझ है दैट दिस वाजंट राइट थिंग वी डिड। अगला सवाल है जो कायदे आजम की रेजिडेंसी थी वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो कोयटा, बलूचिस्तान, ज़ियारत के अंदर लोकेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट खुशाल खान खटक किस जुबान के मशहूर शायर हैं? तो वो भी पश्तो जुबान के मशहूर शायर हैं। तो दोस्तों पाक अफेयर का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ और जीके का पोर्शन शुरू हुआ। मैं सिर्फ आपको ये शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमने पाक अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं वो तमाम के तमाम मैंने अपनी इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पाक अफेयर की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर वन लाइनर की सूरत में ऑलरेडी कवर कराए हुए हैं। तो ऐसा बंदा जिसने उनको, ट्रस्ट मी, एक भी सवाल बाहर से नहीं आया। कोई 10,000 वन लाइनर कवर कराए हुए हैं और सारे के सारे उसके अंदर से ही आए हैं। यू मे चेक एंड आफ्टर दैट यू मे कम बैक टू रिस्पॉन्ड कि सर आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने मेरी प्लेलिस्ट देख ली होगी या देख ली होती वो कभी भी फेल नहीं होगा। इन पास पेपर्स के साथ साथ आपने प्लेलिस्टें भी देखनी है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस्लामियत की प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके बार बार सुनना है, 1-2 बार सुन लेना है। पाक अफेयर की प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके सुन लेंगे तो, और दूसरी जो रेलेवेंट है उर्दू की प्लेलिस्ट को सुन लेंगे तो 1,00,000 करोड़ % चांसेस हैं कि आप फेल नहीं होंगे। पेपर बहुत आसान आता है अगर आप थोड़ी तैयारी करके जाएं और आपको पता हो क्या पढ़ना है। तो ये पास पेपर सारे कवर कर लें और साथ में जो आपसे रिलेटेड इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्टें पड़ी हुई हैं ना, जैसे पाक अफेयर वगैरह की, तो उनको भी अगर सुन के जाएंगे तो फेल हो जाएंगे तो भाई मुझे आके क्लेम करना है कि सर आप गलत कह रहे थे, क्योंकि पेपर इन्हीं के अंदर से आता है। खैर, अभी हम आते हैं जी लैट के जीके के जो एमसीक्यूज आए थे उस लैट के 24 नवंबर के पेपर के अंदर। सबसे पहला था कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज, ये भी हमने वैसे कवर कराया हुआ है मेरी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात कहता हूं, जीके जो है उसका, पाक अफेयर जो है उसकी, इस्लामिया जो है उसकी प्लेलिस्टें देखने के बाद, सारी की सारी देखने के बाद वापस आप जब आके ये सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि सब उन्हीं के अंदर से ही आया हुआ है। आप लोग जब लैट देना होता है पता नहीं कैसे कैसे अकेडमीज के पीछे भागते रहते हो, जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। सिर्फ प्लेलिस्टें सुन लें, जरा समझ लें, 2 बार सुन लें, आपका 100 में से अल्लाह के हुक्म से 60 से 70 मार्क्स आएंगे। खैर, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारी हवा के अंदर, वो है 21.94%, यानी 21.94%। Who was the first emperor of Ottoman Empire? वो थे उस्मान I। अगला सवाल है दोस्तों, मार्को पोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान? जो मार्को पोलो भेड़ है पाकिस्तान के हुंजा के अंदर पाई जाती है। द पांडा इज द नेशनल एनिमल, किस मुल्क का कौमी जानवर पांडा है? वो चाइना का कौमी जानवर पांडा है। What is the name of universal donor blood group? कौन बंदा है, कौन से ब्लड ग्रुप का हामिल बंदा होता है जो कि हर एक बंदे को ब्लड दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? वो O नेगेटिव वाला बंदा होता है। और क्या आपको पता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? वो होता है AB नेगेटिव वाला बंदा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मतलब अगर जिस बंदे का ये वाला ब्लड होगा तो उसको हर कोई ब्लड लग सकता है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा है दोस्तों? वो है कैनबरा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को जब औरत मार्च किया जाता है ना पाकिस्तान के अंदर, तभी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है दुनिया के अंदर।
What is the synonym of word nap? नैप का कौन सा सिनोनियम होता है? नैप होता है, कहते हैं ऊँगना, ठीक है। वोकैबुलरी पूरी की पूरी मैंने कवर कराई हुई है। ऊँगना कहते हैं थोड़ी देर के लिए आंख लगाना, नैपिंग कहते हैं, ठीक है, नैप करना। तो स्लीप है इसका सिनोनियम। What is the synonym of resemble? Resemble कहते हैं मुशाबहत होना, एक जैसे होना, ठीक है। तो सिमिलर भी उसी को कहते हैं। Which country has two national anthems? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क के दो दो कौमी तराने हैं इन दोनों ममालिक के। बाला हिसार फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये पेशावर के अंदर एक बड़ा सा किला है। फोर्ट कहते हैं जो उस टाइम के बड़े बड़े किले होते थे ना, किला, जैसे लाहौर शाही किला है, तो बिल्कुल वैसे ही ये पेशावर के अंदर बाला हिसार फोर्ट है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये। व्हाट इज अ करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। मैंने पूरी दुनिया की करेंसीज भी जीके की प्लेलिस्ट में, और जितने भी अब सवाल हमने पढ़े हैं, ट्रस्ट में ये सारे के सारे मैंने कवर कराए हुए हैं जीके की प्लेलिस्ट के अंदर। तो दोस्तों उसके बाद पोर्शन आता है इस्लामिक स्टडीज का। इस्लामी आयत के अंदर जो सबसे पहला सवाल था वो ये था, अ पर्सन हु रिसाइट्स कलमा ऑफ इस्लाम वर्बली नॉट हार्डली, वो उसको क्या कहते हैं? मतलब अगर कोई बंदा जुबान से कलमा पढ़े लेकिन दिल से कबूल ना करे, दिल से ना पढ़े, तो उसको मुनाफिक कहते हैं। व्हाट इज उशर एंड ज़कात इन इस्लाम? इस्लाम के अंदर उशर और ज़कात क्या होती हैं? ये दो इकसाम होती हैं टैक्स की, इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। इसको भी मैंने डिटेल कवर कराया हुआ है ऑलरेडी के व्हाट इज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। द ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन विच ईयर? तो ट्रेजेडी ऑफ करबला 2161 हिजरी को हुई थी। खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल जो है वो खतीबुल अंबिया है। ज़ुबूर किस नबी पे नाजिल हुई थी? दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़ुबूर। इंजील अलिफ से बन रहा है ना, तो ईसा भी अलिफ से मिलता जुलता है, तो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे, कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे। और ज़ुबूर इसके अंदर देखें, ज़ुबूर के अंदर दो आ रहे हैं ना ओ, तो दाऊद के अंदर भी दो ओ आते हैं। तो इसमें से आप याद रखेंगे, आपको आसानी होगी याद रखने में। ज़ुबूर, दाऊद, इंजील याद रखने का नमूने बता रहा हूं मैं, ठीक है। इंजील जो है उसके अंदर अलिफ आता है ना, वावल, तो ईसा, इंजील ईसा पे, ठीक है। इंजील अलिफ और एन एक ही जैसा साउंड है ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम पे। ज़ुबूर के अंदर दो आ रहे हैं ओ, तो दाऊद अलैहिस्सलाम पे भी दो ओ आ रहे हैं। तो इस तरह से दो किताबें तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, आई कैन गारंटी। तो बाकी रहेगी दो, तो उसमें तो कुरान शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था, और बाकी रह गए मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरा नाज़िल हुई थी। अगला सवाल है कि निसाब ऑफ ज़कात, सिल्वर, ये चांदी पे निसाब कितना होता है? चांदी का कितना निसाब होता है? तो वो 52.5 तोले होता है। अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। हज़रत डैश, वो कौन से हज़रत, इनमें से खलीफा राशिद थे जिनको गेटवे ऑफ नॉलेज का लक़ब दिया गया था, या इल्म का दरवाज़ा? क्या अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, या हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे, या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे? तो ही वॉज हज़रत अली। अगला सवाल है कि कितने हैं ज़कात के हेड? मतलब कितने लोग अहल हैं ज़कात लेने के? कुरान शरीफ की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 60 के अंदर बताया हुआ है, अल-फुक़रा, आमिलीन, मुअल्लफ़ुल क़ुलूब, और इस तरह से वो 8 मसारफ़ीन ज़कात हैं कि इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। इन व्हाट सूरा द फर्स्ट वर्स ऑफ द होली कुरान रिवील? तो सूरह अल आला की सबसे पहले 5 आयत नाज़िल हुई थी गारे हिरा के अंदर, जो कि सूरह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको पैदा फरमाया। हु इज़ नोन द लाइन ऑफ अल्लाह? तो हज़रत अली को अल्लाह का शेर कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो उसके बाद क्या आया था? उसके बाद ये थी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। उसने ये टॉपिक दिया हुआ था और बोला था इस पर पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। 10 नंबर की ये पर्सनल स्टेटमेंट थी, ठीक है, 10 से 15 नंबर की। तो आपने इस तरह से लिखनी होती है पर्सनल स्टेटमेंट। मतलब अगर टॉपिक ये है द बेस्ट डिसीजन फॉर बीइंग अ हाई स्कूल टीचर, तो इस पर आप इस तरह से लिखेंगे, ये वाली पर्सनल स्टेटमेंट को आप एज इट इज़, मतलब इस तरह से लिखेंगे। 3 पैराग्राफ होंगे, इस तरह से स्टार्ट लेंगे, फिर उसके बाद 3 से 4 पैराग्राफ में उसको डन करेंगे। अगर इस वीडियो के नीचे 20 लोग यस लिख देंगे तो मैं आपको पर्सनल स्टेटमेंट बनाने के लिए पूरी 2 से 3 वीडियोस
इस पर स्पेसिफाई कर दूंगा और क्या होगा कि उस पर आप पर्सनल स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। ऐसे लिखना भी, ऐसे के लिए वैसे तो मैंने CSS PMS के ऐसे के लिए अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ये छोटा ऐसे शॉर्ट ऐसे के लिए भी अगर 20 लोग ऐसे लिख के यस लिख देंगे तो मैं आपको ऐसे की कंप्लीट ना सिर्फ प्रैक्टिस करा दूंगा बल्कि कोई 50 ऐसे भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप लोग मेजर टॉपिक्स उनके दे दूंगा, जो कि आप लोग आने वाले टाइम में बगैर किसी एकेडमी जाए आराम से लिखना सीख जाएंगे और थीम भी मिल जाएंगे और आराम से आप पेपर पास क्वालिफाई करेंगे। लेकिन मुझे 20 लोग अगर तो पर्सनल स्टेटमेंट से मुताल्लिक आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रोवाइड करूं तो लिखेंगे PS, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट, साथ लिखेंगे यस। अगर ऐसे से मुताल्लिक तो लिखेंगे ESSA ऐसे एंड साथ लिखेंगे यस। तो मैं आपको जब 20 लोग हो जाएंगे, मैं देखूंगा 20 कमेंट पूरे हो गए हैं तो मैं पर्सनल स्टेटमेंट पे पूरी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो ये रहा, ये पर्सनल स्टेटमेंट आई थी, ये सवाल आया था द बेस्ट डिसीजन फॉर बीइंग अ हाई स्कूल टीचर, बेहतरीन फैसला एक हाई स्कूल के उस्ताद होने का। तो इसकी ये वाली सारी की सारी है, अगर आप डेफिनेटली यू पीपल कैन स्टडी इट, यू पीपल कैन रीड इट, तो इसको पढ़ लीजिए और इस तरह से आपने लिखनी है पर्सनल स्टेटमेंट। और आखिर पे दोस्तों 15 नंबर के ऐसे के लिए 3 टॉपिक ये वाले दिए हुए थे, ठीक है। ये वाले सबसे पहला टॉपिक था हंटिंग इज एन इमोरल एक्ट, दूसरा टॉपिक था वीलॉगिंग एज अ प्रोफेशन, और तीसरा टॉपिक था रोल ऑफ साइंस इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। लॉयर बन रहे हो ना, तो फिर भाई इन टॉपिक्स पे जो मेजर थीम्स हैं इससे के उन पे थोड़ी ग्रिप करनी पड़ेगी।